नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ और इसमें आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहले इसका अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। ये हमारी पहली क्लास है, डिजिटल हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। काफ़ी टाइम लगा हमें, 2-3 महीने की मेहनत के बाद में हमने ये स्टूडियो तैयार किया है। तो थोड़ा क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा अपन चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या की। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं परिचय। तो वास्तविक संख्याएं कहते कैसे, इससे पहले अपन पढ़ना पड़ेगा हमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अपन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये यहां पे 5 है, ठीक है। 5 डैश 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 लास्ट कहां तक जाती है, इनफाइनाइट अनंत तक जाती है, उसे अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। वे संख्या जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है उसे अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इनफाइनाइट तक जाता है, वो पूर्ण संख्या थी। इसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं जिसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर नंबर। वे संख्याएं जो धनात्मक में चलती है, ऋणात्मक में चलती है और इसमें 0 भी इंक्लूड किया जाता है, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे मैं लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट से -2, -1, 0 को शामिल किया जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डैश डैश लास्ट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसके बाद में आता है प्रमेय संख्या। वे संख्याएं, परिभाषा सभी जानते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q नॉट इक्वल 0 होता है, यानी नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होता। इसमें धनात्मक संख्याएं आती है, सारी ऋणात्मक संख्याएं आती है, प्लस में 0 को भी शामिल किया जाता है। धनात्मक संख्याएं जैसे सारी की सारी प्राकृत संख्याएं प्रमेय संख्या है, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं प्रमेय संख्या है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी क्या है, प्रमेय संख्याएं। अगर अपन इसको कहें कि ये तीनों संख्याएं क्या प्रमेय संख्या है, जरूर प्रमेय संख्या है। तीनों संख्याओं को अपन कह सकते हैं सम्मिलित रूप से कि ये प्रमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? यहां तक सभी विद्यार्थियों के क्लियर हुआ क्या? अब आती है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, लिखी जाती। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं चर्चा करूं आपसे, जैसे कि बात करें तो हमारे पास में रूट में 2 नंबर हैं, रूट में 3 है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 में है, सिद्ध करना है। रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 6 है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें पाई को भी इंक्लूड किया जाता है। पाई 22/7 होता है ना, तो पाई का मान 3.144, आगे बहुत बड़ा मान जाता है, जो कि 9th क्लास की बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं जाके। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6,
पाई, ये सारी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी, जिसको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आती है बात वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर ये सारी संख्याएं इंक्लूड होती है। कौन कौन सी बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्णांक की बात करें, परमेय संख्या की बात करें और अपरिमेय संख्या की बात करें, ये सारी संख्याएं उसके अंदर क्या है, इंक्लूड होती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। कैपिटल आर में परमेय अपन एक तौर से ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्याओं में तो ये तीनों ऊपर वाली संख्याएं आ गई, और इसे वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं परमेय प्लस अपरिमेय का योग होता है वास्तविक संख्याएं। समझ गए सारे विद्यार्थी। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया हमें। अब एक ये परमेय है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिएगा क्या है, इसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। अंकगणित की आधारभूत परमेय क्या होती है। खालिस्तान कई बार आ जाता है, कई बार ऑप्शन में पूछ लेता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसके बारे में चर्चा कीजिए कि अंकगणित की आधारभूत परमेय क्या है। जैसे इसने बोला प्रत्येक भाज्य संख्या को, मैं कोई भाज्य संख्या लिख रहा हूं, मेरे पास भाज्य संख्या 6 है, मैं इसको लिख सकता हूं, देखिएगा 6 को 6 बराबर 2 गुणा 3, यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत परमेय है। यानी किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 6 क्या है, यहाँ पे एक भाज्य संख्या है, और ये 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। यही तो बात बोल रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। बस इस पे चर्चा कीजिए, इस पे ध्यान रखना है आपको। ये पूछा जाता है कि अंकगणित की आधारभूत परमेय किस पे आधारित है, तो आप कहेंगे गुणनफल पे आधारित है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 15 लिख दिया, 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 5। कोई भाज्य संख्या 12 लीजिए, 12 को अपन क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 गुणा 3। यानी ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जिनको अपन गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा सा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में पहला एग्जाम्पल आ जाता है, बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक नेचुरल नंबर। अभी हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पे समाप्त होता है। अब ये क्वेश्चन वाला कहना क्या चाहता है, आपसे पूछना क्या चाहता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। ये पूछ रहा है कि कोई संख्या 0 पे कब समाप्त होती है। किसी संख्या में 0 कब उपलब्ध होता है, जब उसमें 2 और 5 विराजमान होते हैं और 2 और 5 का गुणा होता है, तो यहाँ पे 10 प्राप्त होता है, यानी 0 प्राप्त होता है। अकेला 2 आ जाएगा तो 0 कभी प्राप्त नहीं होगा, अकेला 5 आ जाएगा तो कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे चर्चा करें, जैसे मैंने लिखा 4 की घात 1 4 ही होता है, 4 की घात 2 16 होता है, 4 की घात 3 64 होता है। इस प्रकार से मान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 2 प्राप्त हो रहा है, 2 गुणा 2 ही प्राप्त हो रहा है। 4 के अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 और आ जाता तो 0 पे समाप्त हो जाता। अन्यथा आप n का मान, इसने बोला है कि n एक प्राकृत संख्या है
और प्राकृत संख्या आप जानते हैं एक से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, एक से शुरू होकर इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। तो इसमें तो n का मान आप बढ़ाते जाएं, लेकिन ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 2 और 5 सम्मिलित नहीं है अभाज्य गुणनखंड में। तो यहां से लिखेंगे, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें दबा के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अच्छा सा एक कमेंट जरूर करें कि सर समझ में आ रहा है, कभी मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, आपको क्लियरिटी साफ दिखाई दे रही होगी। और थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है 1-2 दिन में थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। प्रैक्टिस तो की है मैंने, लेकिन ये पहली क्लास है, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत राइटिंग में भी सुधार हो जाएगा धीरे धीरे 1-2 क्लास के बाद में। और थोड़ा सा स्टूडियो और बचा हुआ है, इसके अंदर एसी लगना बाकी है। फिलहाल थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो एसी भी लग जाएगा, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम सही चलेगी क्लासें। निश्चित तौर पे सिलेबस जैसे आपके स्कूल में कवर किया जाएगा उसी प्रकार से अपन उससे पहले ही चैनल पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जैसे ही डेस्क वर्क आएगी तो डेस्क वर्क 10th क्लास की, 8th क्लास की और 12th क्लास की निःशुल्क इसी चैनल पे आपको करवाई जाएगी, नो टेंशन। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? लिखेंगे हल। हल करते हैं इसका शानदार तरीके से। लिखेंगे 4 की घात n, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर, शून्य की चर्चा करें तो 0, शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। समझ गए कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है। किसी भी संख्या, नीचे और लिख देना, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 का होना जरूरी है। 2 व 5 का होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई क्या? पहला एग्जाम्पल सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दूसरा उदाहरण क्या कहता है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF लघुत्तम समावर्त्य और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। 20 में देखो, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 5 हो जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 रिजल्ट आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे देखिएगा, 6 को लिखेंगे 6 बराबर